With 76 selections in CSE 2022, Study IQ IS aims at providing high quality IS preparation at a very affordable cost. हमारे P2I यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 लाइव बैच के साथ आप CSE एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं विद फीचर्स लाइक लाइव क्लासेस, 1-to-1 mentorship, daily answer writing, success in prelims and mains crash course, 18 books across all subjects, interview guidance program, and the most unique feature, mains residential program where Study IQ students clearing prelims 2024 will be called to Study IQ campus at no additional cost. हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिंस कुमार है और इस वर्ष सिविल सेवा परीक्षा में मुझे 89वां अंक प्राप्त हुआ है। मैंने यह परीक्षा हिंदी माध्यम से दिया था और मेरा वैकल्पिक विषय मैथिली साहित्य था। मैथिली साहित्य के साथ ये मेरा दूसरा प्रयास था और ओवरऑल मेरा चौथा प्रयास था। इससे पिछले वर्ष मैथिली साहित्य के साथ मुझे भारतीय पुलिस सेवा मिला था और उस वर्ष मुझे 270 अंक प्राप्त हुए थे, जो मैथिली विषय में सर्वाधिक था। इस वर्ष भी मुझे मैथिली साहित्य में सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए हैं और इस वर्ष मुझे 267 नंबर प्राप्त हुए। मैथिली साहित्य एक थोड़ा यूनिक सा ऑप्शनल हो जाता है, काफी कम लोग इसका चयन करते हैं। ऐसे में इसके संदर्भ में गाइडेंस और उसकी उपलब्धता थोड़ी कम रहती है। तो इस वीडियो में मैं मैथिली साहित्य को लेकर कैसे रणनीति बनाया था, मैंने इसकी तैयारी क्यों की, इन सभी बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि मैथिली साहित्य के चयन से में क्या फायदे हैं। तो इससे पहले मेरा वैकल्पिक विषय कोई और था और उसके बाद जब मैंने मैथिली साहित्य को पढ़ना प्रारंभ किया तो मैंने पाया कि जो मैथिली साहित्य है उसका जो सिलेबस है वो बहुत संक्षिप्त है, छोटा है। तो इसकी वजह से जो तैयारी करने में मुझे काफी कम समय लगा और आप बहुत 2 से 3 महीनों की अगर पढ़ाई के अंतर्गत आप इस ऑप्शनल को बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार कर लेते हैं। तो ये सबसे फायदा इस सब्जेक्ट के साथ है। एक और छोटा होने का एक लाभ ये भी मिलता है कि जब आप मेंस और प्रीलिम्स के बीच का जो समय होता है उसमें आपके पास समय बहुत कम होता है और बहुत सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी होती है। ऐसे में जब आपके पास एक छोटा ऑप्शनल होगा तो उसके रिवीजन आप बहुत आसानी से जल्दी जल्दी कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से जीएस के लिए जो होता है आपके पास ज्यादा समय बचता है। तो ये एक इसके फायदे हैं। दूसरा फायदा ये होता है मैथिली साहित्य में कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफी हद तक रिपीट होते हैं। अगर आप केवल 7-8 सालों के प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लेंगे तो आप पाएंगे कि 70-80% सवाल तो वहीं से रिपीट हो जा रहे हैं। तो ये प्रश्नों की जो बारंबारता होती है ये साहित्य के लगभग हर पेपर में आपको दिखाई देंगे, हिंदी, मैथिली, साहित्यों में। तो इसका लाभ ये मिलता है कि आप क्वेश्चंस को थोड़ा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस बार कौन से संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको एक तुलनात्मक लाभ प्रदान करता है। इसके साथ साथ जो साहित्य होता है उसमें कोई अपडेशंस नहीं है। जैसे अगर आप इकोनॉमी पढ़ते हैं, पीएसआईआर पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी डायनेमिक चीजें जुड़ती जाती हैं। तो आपको हर साल अपने नोट्स को रिवाइज करना पड़ेगा, उसमें नई नई चीजें ऐड करना पड़ेगा। लेकिन मैथिली साहित्य या फिर कोई भी अन्य जो साहित्य होता है उसका सिलेबस बिल्कुल स्टैटिक होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो अगर आपने एक बार इस विषय को तैयार कर लिया तो आपको फिर से इसको पुनः बार बार नई चीजों को तैयार करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसके साथ साथ अगर एक चीज ये भी है कि अगर आप हिंदी भाषा सही ढंग से लिखना और सीखना जानता है तो मैथिली सीखना बहुत आसान होता है। इसमें आपको बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है, कुछ दिनों के प्रयास से आप इस भाषा को सीख सकते हैं। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं मैथिली साहित्य में। एक जो सबसे बड़ी चुनौती आती है वो आती है कंटेंट की उपलब्धता को लेकर। बाकी विषय की तरह इसके अंतर्गत जो किताबें हैं, जो गाइडेंस है, जो नोट्स हैं, वो बाजार में बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। तो ये एक थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी के लेवल पर चुनौती होती है। हालांकि इसे आप टीचर्स या फिर किसी नोट्स के माध्यम से टैकल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि मैथिली साहित्य की तैयारी मैंने कैसे आरंभ किया था। क्योंकि मुझे मैथिली पहले लिखने नहीं आता था तो इसके लिए मुझे लगा कि मैं मैथिली की कोचिंग कर लूं और यही दिल्ली में प्रबोधन आईएएस में सुरेंद्र राउत सर की जो कोचिंग है वहां पर मैंने मैथिली साहित्य में एडमिशन लिया था और वहीं की जो क्लास नोट्स था उसको अपने तैयारी का मूल स्रोत बनाया था। मैथिली जो साहित्य है उसके अंतर्गत 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है उसके अंतर्गत 2 उपखंड है। पहला मैथिली भाषा का इतिहास और दूसरा मैथिली साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत बेसिकली हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि मैथिली एक भाषा के रूप में उसका विकास कैसे हुआ। जैसे कि संस्कृत से जो अन्य इंडो मतलब भाषाएं बनी, प्राकृत बनी, फिर
बनी, फिर उसके अंतर्गत अन्य भाषाओं का विकास हुआ, तो ये पूरा विकास कैसा है। फिर मैथिली के अंतर्गत मध्यकाल में मैथिली कैसी थी, आधुनिक कालीन मैथिली कैसी है, मैथिली भाषा का तो व्याकरण से जुड़े हुए कुछ पहलू हैं, इसका बात हम करते हैं। तो एक प्रकार से भाषा के रूप में मैथिली कैसे डेवलप हुई, इसका अध्ययन करते हैं। दूसरा पक्ष है कि मैथिली भाषा के जो साहित्य है, जो लिटरेचर है, वो कैसे बढ़ा। जैसे विद्यापति के काल में कैसी मैथिली लिखी जाती थी, उसके बाद कैसे लिखी जाने लगी, गोविंद दास के काल में कैसे लिखी गई, आधुनिक काल में कैसे उसमें आया, उपन्यासों के लेखन में कैसे परिवर्तन हुए, कविताओं के लेखन में किस तरीके से चेंजेस हुए। तो किस तरीके से जो लिटरेचर है वो लगातार समय के साथ चेंज हुआ, तो इसकी जो पूरी हिस्ट्री है उसको हम कवर करते हैं। ये जो पूरा पहलू है, इसके अंतर्गत जो मेरा सोर्स था वो क्लास नोट्स था। मैंने क्लास नोट्स के अलावा और कुछ भी मूल स्रोत के रूप में उपयोग नहीं किया था, क्योंकि इसके अंतर्गत जितने सवाल थे वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। जैसे उदाहरण के लिए एक सवाल है कि मैथिली साहित्य की कालिक जो विभाजन है उसके संदर्भ में विभिन्न विद्वानों की मतों की समीक्षा करिए। ये सवाल 2013, 15, 17, 19, 21 में लगातार हर दूसरे साल रिपीट किया गया। तो चूंकि सवाल काफी हद तक रिपीटेड होते हैं, तो वैसे में बहुत अधिक आपको नए नए सोर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि अगर आपके पास समय हो तो मैथिली साहित्य के इतिहास और इससे जुड़े हुए कुछ किताब भी आते हैं, तो उसको आप पढ़ के अपना वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो उससे शायद आपके स्कोर्स और एग्जाम्पल्स बेहतर होंगे और आपके नंबर भी शायद ज्यादा बेहतर आ पाएंगे, तो आप वो कर सकते हैं। बट मैंने, चूंकि मेरे पास थोड़ा समय कम था, तो मैंने क्लास नोट्स के साथ स्टिक किया था। अगर हम बात पेपर 2 की करें, तो जो पेपर 2 का पूरी तैयारी है उसको लेकर जो मेरी रणनीति ये थी, उसमें दो चीजें हैं, गद्य और पद्य। तो जो पद्य सेक्शन है उससे मैं ज्यादा सवाल कर, मतलब 3 क्वेश्चंस लिखता था, और गद्य से मैंने 2 क्वेश्चंस लिखता था। ये मैं पहले डिसाइड कर चुका था। और पद्य के अंतर्गत आपको 9 टॉपिक्स पढ़ने हैं, या ये कह सकते हैं 9 किताबों के कुछ अंश पढ़ने हैं। तो जैसे विद्यापति की 50 गीत आपको पढ़नी होती है, वो एक खंड हो गया। गोविंद दास की 25 गीत पढ़नी होती है, वो एक खंड हो गया। इसी तरीके से कृष्ण जन्म एक किताब हो जाता है, समकालीन कविता एक किताब हो जाती है। तो इस तरीके से 9 चीजें पढ़नी होती है। गद्य में 7 अलग अलग आपको चीजें पढ़नी होती है। पेपर 2 में जो आंसर राइटिंग होती है वो बहुत जरूरी हो जाती है, ज्यादा बेहतर तुलनात्मक रूप से अगर हम बात करें तो पेपर 1 की तुलना में। और एक और चीज है कि पेपर 2 में जो व्याख्या का एक खंड होता है, जिसके अंतर्गत गद्य से 50 नंबर के और पद्य से 50 नंबर की व्याख्याएं आती है। मतलब 250 में से 100 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं व्याख्या से आते हैं। तो यह आपके मार्क्स को डिसाइड करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इन व्याख्याओं को करने के लिए जरूरी हो जाता है कि जितने भी किताबें ओरिजिनल आपको दी गई है, जैसे अगर हम बात करें तो मैथिली मतलब गद्य के अंतर्गत मैथिली गद्य मतलब कथा संग्रह हो गया, या फिर राजकमल चौधरी की किताब हो गई, उपन्यास है पृथ्वीपुत्र, लोरिक विजय। तो ये सारे जो किताबें हैं, इस ओरिजिनल टेक्स्ट को आपको पढ़ना होगा। आप इसको केवल क्लास नोट्स से नहीं कवर कर सकते, क्योंकि जब तक आप ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक आप व्याख्या बहुत अच्छे ढंग से नहीं लिख पाएंगे। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे जब व्याख्या आएगा आपके पास कि ये किस किताब से ली गई है, किस प्रसंग में लिखा जा रहा है। तो जो पेपर 2 में जितने भी 16 चीजें दी गई हैं, उससे जो हुए जितने ओरिजिनल टेक्स्ट है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको पढ़ें, और मैंने भी इन सारी चीजों को पढ़ा था। तो ये एक अच्छी चीज है जिसको आप कर सकते हैं। इसमें जो बाकी 150 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, उस क्वेश्चंस को आप क्लास नोट जो सर की है उसके माध्यम से कवर कर सकते हैं। जो क्वेश्चन है वो काफी हद तक जो होता है वो रिपीटेड नेचर में ही होता है। अब अगर हम बात करें कि मैथिली साहित्य में आंसर राइटिंग कैसे किया जाए और एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाए, जो आपको, चूंकि मेरे दोनों वर्ष हाईएस्ट स्कोर रहे हैं मैथिली साहित्य के अंतर्गत, तो मैंने बाकियों से क्या अलग किया था, तो यह है कि पेपर 1 के जो उत्तर होते हैं उसके में आपको ज्यादा से ज्यादा उदाहरण लिख रहे हैं। जैसे अगर आप भाषा में कोई एक पॉइंट्स लिख रहे हैं कि इस भाषा, मैथिली भाषा और बांग्ला भाषा की तुलना करते हुए आप लिख रहे हैं कि इसमें ये अंतर है, तो उससे जुड़े हुए उदाहरण भी आप उसके साथ लिखने की कोशिश कीजिए। तो जितने ज्यादा आप उदाहरण लिखेंगे उसका लाभ मिलेगा। दूसरा कि किसी व्यक्ति ने, किसी समीक्षक ने, किसी आलोचक ने अगर कोई बात बोली है तो उसको आप इन्वर्टेड कोमा में एग्जैक्ट उस स्टेटमेंट को याद रखिए और उसको सीधे सीधे कोट करने की कोशिश कीजिए। इससे जो है आपका इंप्रेशन एग्जामिनर के सामने ज्यादा बेहतर बनेगा कि रामानाथ झा ने ये कहा है, तो आप उस स्टेटमेंट को सीधे कोट करने की कोशिश कीजिए। तो ये एक स्ट्रेटजी है जिसके माध्यम से आप पेपर 1 में अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। पेपर 2 में सबसे जरूरी चीज जो है वो है व्याख्या है। व्याख्या को अच्छे ढंग से करने के लिए यह जरूरी होता है कि आप व्याख्या को एक
सही ऑर्डर में लिखें। जैसे सबसे ऊपर आप संदर्भ में इस बात को एक अच्छे इंट्रो के साथ शुरू कीजिए कि जो प्रस्तुत पंक्ति है वो विद्यापति की इस रचना से ली गई है, और विद्यापति के बारे में कुछ अच्छी लाइन लिखते हुए इसको स्टार्ट करिए। फिर एक प्रसंग का सब हेडिंग बनाइए और बताइए कि किस प्रसंग में है, जैसे कि राधा उपयुक्त जो गीत है उसके माध्यम में कृष्ण के प्रति अपने इस भावना का अभिव्यक्ति कर रही है, तो ऐसे एक प्रसंग का। फिर उसके बाद उसका अर्थ क्या है, भाव क्या है, तो आप एक भावार्थ कीजिए और उसमें जो गीत पूछा गया उस गीत का क्या भाव है उसको अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। फिर उसके नीचे आप एक सब हेडिंग बना सकते हैं विशेष अर्थ, कि क्या उसके अंतर्गत जो बात किया जा रहा है उससे इतर कुछ अलग अर्थ छुपा हुआ है, तो आप उसको लिख सकते हैं। और फिर होता है काव्य शैली या जो काव्य पक्ष हम जिसकी बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत जो रचना है, जो गीत है, जो भी क्या है वो रचना हो, उसमें कौन कौन से ग्रामेटिकल पक्ष हैं, जैसे उसमें अलंकार कौन सा प्रयोग किया गया है, उसके अंतर्गत छंद कौन सा है, उसकी भाषा शैली कैसी है, तत्सम है, तद्भव है, स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया गया है, देसिल बहना है। इसी तरीके से आप जो गद्य खंड है उसके व्याख्याओं को भी तैयार करिए। और इसके लिए जरूरी, बहुत जरूरी, मैं बार बार कहूंगा कि आप ओरिजिनल टेक्स्ट को अच्छे ढंग से पढ़िए। इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन आंसर राइटिंग की बात करें अगर मैथिली साहित्य में, तो जो पेपर 2 के आंसर होते हैं उसके अंतर्गत आपकी जो कविताएं हैं उसकी जो पंक्तियां होती हैं उसका कितना अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर आपके ऊपर आ जाए कि विद्यापति के जो राधा है या विद्यापति की रचना में प्रेम जो संयोग अवस्था है उसकी बात करी, तो आप बताएंगे कि हाँ संयोगावस्था में ये अभिसार गीत लिखते हैं, तो एक अभिसार गीत का उदाहरण आप 4 लाइन लिख दीजिए। फिर आप बताइए कि ये दूसरा पक्ष कि मान लीजिए वो रूप वर्णन कर रहे हैं, तो रूप वर्णन को लेकर जैसे अगर वो कर रहे हैं चाटू गीत लिख रहे हैं, तो चाटू गीत पे जैसे वो लिख रहे हैं कि अंबर बदन झपावा गोरी राज सुनाई सी चानक चोरी, तो आप इसको लिखिए। अगर वो विद्यापति बाकी अलग अलग वो क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे अगर मान लीजिए उनके वैराग्य की बात कर रहे हैं, उनकी भक्ति की बात कर रहे हैं, तो उससे जुड़े हुए उदाहरण दीजिए कि विद्यापति कैसे लिखते हैं कि कत चतुरानन मरी मरी जाओ न तो आदि अवसाना। तो ऐसे जो लाइंस होते हैं उसको आपको उसमें लिखना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो अलग फिर वही है कि जो विभिन्न प्रकार के आलोचक हैं वो अपने स्टेटमेंट दिए हैं, जैसे मान लीजिए सुनीति चटर्जी ने बोला विद्यापति के बारे में कि द सॉन्ग ऑफ राधा कृष्ण, विद्यापति सॉन्ग ऑन राधा कृष्ण आर द फर्स्ट फ्लावर अमंग इंडियन लिरिक पोएट्री। आप इस स्टेटमेंट को सीधे कोट करिए आप आंसर में इसी तरीके से अंग्रेजी में, तो इससे वो इंप्रेशन ज्यादा अच्छा होगा। रामानाथ झा, अलग अलग जो आलोचक हैं वो अलग अलग चीजों पर बहुत अच्छी अपनी मत व्यक्त की है। और ये सारी चीज आपको कहां से मिलेगा, तो परिचायिका एक किताब है जो बहुत पुरानी है मैथिली साहित्य के संदर्भ में, उसमें बहुत सारे जो व्यक्ति हैं उनके बारे में आपको इस तरीके के अलग अलग लोगों के क्या विचार थे, उनकी रचनाओं पे क्या विचार थे वो मिल जाएगा। इसके अलावा मैथिली गद्य गौरव और अक्षर पुरुष, ये 2 किताब है जिसमें जो पेपर 2 के विभिन्न प्रकार के जो रचनाएं हैं उसके ऊपर आलोचकों ने अपनी अपनी राय लिखी है, वो आलेख लिखे गए हैं उसके ऊपर, तो आप उसको पढ़िए, तो उससे आपको काफी वैल्यू एडिशन मटेरियल मिल जाएगा जिसका उपयोग आप अपने उत्तर लेखन में कर सकते हैं। इसके साथ एक चीज और मैं कहूंगा कि चूंकि मैथिली के प्रश्न काफी हद तक रिपीटेड होते हैं, तो जो आपको संभावित प्रश्न लगते हैं आप उसका मॉडल आंसर पहले से तैयार कर लीजिए, तो इससे जो आपकी तैयारी की राह है वो आसान हो सकती है। आप अगर और एक अन्य विषय है कि क्या आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये विषय अगर आप केवल भाषा को लिखना कुछ दिनों में सीख जाते हैं तो उसके बाद सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी इसको किया जा सकता है। तो मैथिली को लेकर ये मेरी पूरी राय रही है। तो जो भी लोग मैथिली साहित्य के साथ तैयारी करना चाहते हैं उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप मैथिली के साथ अच्छा करें, अच्छे ढंग से इसकी तैयारी करें और मैथिली में अच्छे अंक लाने का प्रयास करें। इसके साथ साथ मैं डेली नॉलेज ट्रिक का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो मैथिली विषय से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उस पर मुझे बातचीत करने का आपसे अवसर प्रदान किया। थैंक यू।